Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Contract of Pledge under section 172 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Contract of Pledge, Section 172 of Contract Act 1872. सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, यहाँ प्लेज का मतलब क्या है। प्लेज का अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो इसको हम कहते हैं गिरवी रखना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को समझने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे जाकर समझ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें एक स्लाइट सा डिफरेंस है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की वीडियो नहीं देखी, मैं उनके लिए यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है। सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को एक्सप्लेन करता है और इस सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है हमारे पास? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ डिलीवरी ऑफ गुड्स से मुराद क्या है कि फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स। आप अब एक बंदे को गुड्स की पोजेशन दे रहे हो, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन पोजेशन दे रहे हो, कब्जा दे रहे हो। एक बंदा दूसरे बंदे को डिलीवर कर रहा है, लेकिन ये डिलीवरी क्यों होती है? फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। अब वो मकसद कोई भी हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपने ड्रेस लॉन्ड्री में देते हो धोने के लिए और जब वो धुल जाता है तो वो आपको वापस कर दिया जाता है, या इसी तरह अगर आप किसी टेलर को स्टिचिंग के लिए अपने कपड़े दे रहे हो तो स्टिच करने के बाद वो आपको वापस कर देता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिलीवरी तो हो रही है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, लेकिन किसी खास मकसद के लिए। और जैसे ही वो खास पर्पस फुलफिल होता है, उसकी अकम्प्लिशमेंट होती है, तो वो दूसरा बंदा पहले बंदे को उसकी गुड्स रिटर्न कर देता है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी बिल्कुल इसी तरह से है। सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है। डिलीवरी हो रही है गुड्स की, एक बंदा दूसरे बंदे को फिजिकल पोजेशन दे रहा है गुड्स की, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां हमने बात की थी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में डिलीवरी क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में डिलीवरी ऑफ गुड्स is for is given as a security, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी जा रही है। कैसे? कि आप एक बंदे को अपनी गुड्स तो ट्रांसफर कर रहे हो, बेलमेंट तो हो रही है, लेकिन वो एज सिक्योरिटी हो रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी कि ए बी को अपनी गुड्स डिलीवर कर रहा है। ए इज डिलीवरिंग द फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स टू बी। अब ए इस केस में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की दो पार्टीज कौन सी हैं? बेलर एंड बी इज नोन एज बेली। ये तो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को अगर हम देखें तो बेलमेंट तो हो रही है गुड्स की डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में ए सिक्योरिटी हो रही है। अब ये सिक्योरिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से डिमांड किया है कि तुम मुझे कुछ लोन दो, वो बी से कुछ उधार मांग रहा है। बी
ने कह दिया कि ठीक है, यस आई विल गिव यू लोन। बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे कुछ सिक्योरिटी तो दो कि अगर तुम मेरा लोन रीपे ना कर सके तो मेरे पास तो कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब यहां गुड्स की डिलीवरी किस लिए हो रही थी? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, कि अगर ए लोन रिटर्न ना कर सका तो उसकी गुड्स को के साथ कुछ भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकती है, उसकी गुड्स से लोन सिक्योर हो सकता है। सो ये था ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट। अब बी फॉर एग्जांपल कोई बैंक है और ए एक बंदा है जो बैंक से लोन डिमांड कर रहा है। बैंक ने तो मान लिया कि ठीक है मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूं, कर्ज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे कोई सिक्योरिटी दो। तो वो ए क्या करता है, अपनी गुड्स बी को दे देता है। ऑनरशिप नहीं देता, जस्ट पोजेशन दे रहा है। तो जो हमने ऊपर बेलर और बेली की बात की, तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की पार्टीज कौन सी है? प्लेजर और प्लेजी। यानी कि ए जो बंदा गुड्स दे रहा है वो प्लेजर है, और इसी तरह बैंक जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो प्लेजी है, या फिर हम इनको कह सकते हैं पॉनर और पॉनी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की दो पार्टीज हैं, पॉनर और पॉनी। यानी पॉनर कौन है? जो ए सिक्योरिटी अपनी गुड्स दे रहा है, और पॉनी कौन है? जो गुड्स रिसीव करने के बाद उसे लोन दे रहा है। सो अगर हम सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को देखें तो सेक्शन 172 क्या कहता है? दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किस सिलसिले में है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है। अब ये सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? तो ये डेफिनेशन आगे क्या कहती है? फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डेट, कुछ कर्ज को पे करने के लिए ये एज सिक्योरिटी दी जा रही है। यानी वही जो हमने लोन वाली बात की, उस लोन की को हासिल करने के लिए ये एज सिक्योरिटी अपनी गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। या फिर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। अब वो प्रॉमिस क्या है? कि आप लोन लेने के बाद उस बंदे को लोन रीपे करोगे, और एज सिक्योरिटी आप अपनी गुड्स उसे दे रहे हो कि इन केस अगर अगर मैं लोन रीपे ना कर सका तो तुम इन गुड्स से लोन सिक्योर कर सकते हो। ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिस्कस किया था कि बेलमेंट के अंदर आपके पास जो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, उस डिलीवरी ऑफ गुड्स में गुड्स का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। यानी वो गुड्स मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहो कि मैं फलां चीज खरीदूंगा और उसको खरीदने के बाद मैं आपको एज सिक्योरिटी दूंगा। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन से हम इस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स निकाल देते हैं, जिसमें ये एग्जिस्टेंस वाली बात भी आ जाएगी। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हमने क्या की? बेलमेंट ऑफ गुड्स है, और बेलमेंट ऑफ गुड्स क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पहला एसेंशियल तो ये आ गया कि डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। सेकंड क्या है? गुड्स डिलीवर्ड मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। गुड का एग्जिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। यानी कोई कॉर्पस होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए। ये नहीं कि गुड्स है ही नहीं और आप उसकी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो। सेकेंडली, ये जो गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो ये मूवेबल होनी चाहिए, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह इसे ट्रांसफर कर सको। इमूवेबल गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज या बेलमेंट नहीं होता। इसका गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत जरूरी है। फोर्थ एसेंशियल क्या है? दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी। गुड्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिलीवर की जा रही है, गिरवी रखवाई जा रही है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ एसेंशियल इज गुड्स की डिलीवरी एज सिक्योरिटी हो रही है, और जैसे ही लोन सिक्योर हो जाएगा तो गुड्स विल बी रिटर्न बैक टू द ऑनर ऑफ द गुड्स। यानी कि जिस बंदे के पास पोजेशन था वो गुड्स को ऑनर को रिटर्न करेगा। तो क्या क्या एसेंशियल्स हुए? डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, गुड्स का एग्जिस्टिंग होना जरूरी है, मूवेबल गुड्स होनी चाहिए, एज सिक्योरिटी देना चाहिए, और जैसे ही लोन सिक्योर हो जाएगा तो गुड्स उसके ऑनर को रिटर्न कर दी जाएंगी। इसमें अगर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ए ने फॉर एग्जाम्पल अपनी ज्वेलरी बी को दी है एज सिक्योरिटी, यानी कि पॉनर ने पॉनी को अपनी ज्वेलरी एज सिक्योरिटी दे दी है।
अब पॉनी के पास ये राइट नहीं है कि वो पॉनर की गुड्स को यूज कर सके, यानी कि बैंक के पास ये राइट नहीं है दैट टू यूज द गुड्स ऑफ द ऑनर। वो जस्ट उन गुड्स को अपने पास एज सिक्योरिटी रखेगा, वो उनको यूज नहीं कर सकता, वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इन केस अगर पॉनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, अगर वो लोन रिटर्न नहीं कर सका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो उस सूरत में बी क्या करेगा, पॉनी वो उसकी गुड्स को विदहोल्ड कर देगा, यानी कि वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करेगा कि जब तक मेरा लोन सिक्योर नहीं होगा मैं इन गुड्स को रिटर्न नहीं करूंगा। या फिर सेकंड रेमेडी क्या है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज लोन। लेकिन गुड्स को सेल करने के लिए वो पहले पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस भेजेगा कि क्योंकि तुम मेरा लोन वापस करने में नाकाम हो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, लिहाजा मैं तुम्हारी गुड्स को सेल करके अपना लोन सिक्योर करना चाहता हूं। तो वो फिर उसकी गुड्स को सेल करके अपना लोन सिक्योर कर सकता है। ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट को भी ब्रीफली डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट में स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर होती हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एज सिक्योरिटी के लिए डिलीवरी होती है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पॉइंट है, क्या कि सिक्योरिटी के लिए आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में सिक्योरिटी मेन डिफरेंस है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।